हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। देखो, आज हम फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का एक बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स आपके लिए लेके आया हूं मैं। क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पर रेडी है। इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम फटाफट से इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। आपको पता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? चीजों को क्लासिफाई करो कि किसे कहां लिखोगे। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें यहां पर दिया है बिल्डिंग। आपको पता है बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है, हम इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। वेरी गुड। फैक्ट्री रेंट एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्शन का एक्सपेंस है, जहां पर हम हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। उस प्लेस को फैक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। तो फैक्ट्री का रेंट एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर नोट करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों नॉमिनल अकाउंट है, और वहां रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। प्रीपेड सैलरी, देखो सैलरी एक्सपेंस होती है, मगर प्रीपेड सैलरी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कमीशन, अब ये बताया नहीं कि कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन पेड है, तो देखो अमाउंट दिया है डेबिट कॉलम। आपको पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये हो गया कमीशन पेड, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टॉक ऑफ गुड्स 1 अप्रैल 2022, यानी कि ये तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में जाएंगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होगा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं सेल्स रिटर्न, और परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है, लोन लिया उस पे ब्याज देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, purchases and sales, buying and selling, yes. ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड कर रहे हो आप, ट्रेड मीन्स परचेज एंड सेल, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंफ्यूज मत होना, ऊपर जो सैलरी थी वो प्रीपेड थी, वो एसेट है, ये सैलरी है, ये नॉर्मल सैलरी है, पीएनएल में डेबिट साइड। बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंसेस, पीएनएल, बिल्डिंग से कंफ्यूज मत होना, बिल्डिंग का रिपेयर एक्सपेंस है। अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल, जी हाँ मेरे दोस्तों, अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल डेटर और क्रेडिटर के दूसरे नाम हैं। डेटर को कस्टमर्स अकाउंट भी बोलते हैं, बुक डेट्स भी बोलते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोलते हैं, और क्रेडिटर्स को अकाउंट्स पेबल भी बोलते हैं, सप्लायर्स अकाउंट भी बोलते हैं। ये जाएंगे बैलेंस शीट में। डिस्काउंट हम बताया नहीं कि अलाउड है कि रिसीव्ड, तो अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। अमाउंट दिया है क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये कैसा डिस्काउंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों? डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, जो कि एक रिकरिंग एक्सपेंस है, बार बार होने वाला खर्चा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश इन हैंड और ऑब्लिक में यहां लिखना पड़ेगा अपने को बैंक ओवर ड्राफ्ट, वो प्रिंट करना रह गया इसमें, तो मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया आपके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। और इसकी थोड़ी सी अमाउंट में भी एरर है, तो मैं उसे भी करेक्ट कर दे रहा हूं प्यारे बच्चों आपके सामने। ये एक्चुअली अमाउंट था 11,200, 11,200, तब ये टोटल बराबर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब
कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट एक एसेट एक लाइबिलिटी है, दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे मेरे बच्चों। बैड डेट्स यानी पैसे डूब गए, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, P&L जाएगा। बैंक लोन, देखो बैंक लोन तो लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड में, मगर इसके साथ ये जो लिखा है एट द रेट 12% पर एनम, ये है उसकी ब्याज की दर, इंटरेस्ट। यानी तुमने बैंक से उधार पैसा लिया तो बैंक मांगेगा तुमसे ब्याज। कितना? 12%। अरे तुमने कितना लोन लिया? 25,000 का लोन लिया। अरे तो भाई कैलकुलेट करके देखो तो यार, 25,000 का 12% अगर ब्याज देना पड़े तो कितना बनता है? 3,000 ब्याज बनता है ना। अब 3,000 का इंटरेस्ट पूरे साल का मेरा देना बनता है। देखो डेट नहीं दी है कि मैंने लोन कब लिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं एज्यूम करूंगा कि ये लोन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो मैं मान लेता हूं कि लोन पूरे साल मैंने यूज किया है, तो पूरे साल का ब्याज बनता है 30,000। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक कंपोनेंट है आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो जरा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 1,000, जबकि बनता कितना है? 3,000। आपने दिया कितना? 1,000। 2,000 अभी भी देना बाकी है, जिसको हम आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट करेंगे। मेरी कुछ बात समझ में आई क्या? फिर से देखो, लोन है लाइबिलिटी, लोन के ऊपर ब्याज लग रहा है 12% एनुअल, पर एनम मतलब साल भर का एनुअल। अगर 25,000 के लोन पे 12% ब्याज लगता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट आता है 3,000, और इसके सामने मेरी कंपनी ने पे करा है सिर्फ 1,000। अब आप इनको दोनों को कंपेयर करके देखो, 3,000 बनते हैं लेकिन आपने दिए सिर्फ 1,000, तो 2,000 रुपए अभी भी देना बाकी है, ड्यू बट अमाउंट नॉट पेड, जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग के नाम से। इनको दोस्तों बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। अंडरस्टूड है जो हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं, जो कॉमन सेंस पर चलते हैं, कि हमें कुछ खुल के कोई बताएगा नहीं पर हमें समझ में आता है। जैसे होता है ना, घर में मेहमान आया कहीं से बाहर से थक के, तो खुल के वो पानी मांगेगा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है, हमको पानी ऑफर करना है, लेकर आना है। वही चीज यहाँ पर है कि अगर मैंने लोन के साथ आपको इंटरेस्ट का रेट दे दिया तो समझ जाना दाल में कुछ काला है, इंटरेस्ट में कुछ एडजस्टमेंट है। इम्प्लाइड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर इस लिस्ट में नहीं दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी, राइट? मुझे खुद से समझना पड़ेगा। तो यहाँ कौन कौन से एडजस्टमेंट्स दिए हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स was rupees 48,000 which was 20% more than its cost price। ये हमारे स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू 48,000 है, जो अपनी कॉस्ट से 20% ऊपर है। तो आपको तो पता है प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आइदर एट मार्केट प्राइस और एट कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, लोअर ऑफ द टू। तो ये तो 48,000 जो है ये कॉस्ट से 20% ऊपर है, तो हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगा के, तो आएगी 48,000। वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे आएगी। 40,000 आएगी इसकी कॉस्ट प्राइस, 40,000। अब हमारे सामने स्टॉक की दो प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 48,000। कौन सी वाली लिखेंगे? यस, 40,000 विच एवर इज लेस। तो 40,000 को हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। फर्दर बेड डेट्स अमाउंटेड टू 3,000। फर्दर मतलब एडिशनल बेड डेट्स। एडिशनल बेड डेट्स का मतलब है कि मेरा ट्रायल बैलेंस जब बन गया, सारे लेजर्स मैंने जब क्लोज कर दिए, डेटर का अकाउंट भी जब मैंने क्लोज कर दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि एक और डेटर इंसॉल्वेंट हो गया
और मेरे 3,000 रुपए डूब गए। तो बेटा पहले से भी यहाँ बेड डेट से राजा बच्चा, पहले से भी बेड डेट से 2500 का और बेड डेट हो गया 3,000 का, लेकिन फर्क क्या है, ये रिकॉर्डेड है, ये अनरिकॉर्डेड है। जो अनरिकॉर्डेड है वो एडजस्टमेंट बनता है, जो रिकॉर्डेड होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है। इसकी एंट्री हो चुकी है बेड डेट्स टू डेटर, इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, तो हर एडजस्टमेंट है एक एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, अपने को इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, इस बेड डेट्स में प्लस हो जाएगा, है ना, और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या बनती है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ये बेड डेट्स को बढ़ाएगा और डेटर को कम करेगा। मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। बोल रहे भैया दुनिया बड़ी खराब है, लोग पूरा पैसा नहीं देते, सामान ले जाते हैं, सर्विसेज ले जाते हैं, मगर रुपए देने में आनाकानी करते हैं। 5% डेटर पे मुझे डाउट है कि वो पैसे देंगे कि नहीं देंगे। तो मेरे ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल आपको 50,000 के नजर आ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, मेरी रसमलाइयों रसगुल्लो, ये 50,000 के डेटर में से 3,000 के डेटर तो डूब गए, यानी 50,000 माइनस 3,000, 47,000 के डेटर बचे हैं। लेकिन लेकिन ये भी पूरे पूरे पैसे देंगे कि नहीं देंगे मालूम नहीं है, 5% डाउटफुल है। तो हम 47,000 का 5% निकालेंगे, 5% ऑफ 47,000 वो आएगा 2350, और ये हम एक प्रोविजन बनाएंगे, फाइनेंशियल बैकअप बनाएंगे प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से। एंटीसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट। और जब आप किसी लॉस को एंटीसिपेट करें तो उसे इग्नोर ना करें, उसके लिए फाइनेंशियल बैकअप बनाए, तैयारी करें, और उसको फ्यूचर में जब लॉस हो तो उस फंड को यूज करें। तो 2,350 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स बनेगा, PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। इसे हम P&L में डेबिट साइड पर डालेंगे और हमारी बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। आगे इंपॉर्टेंट चीज है 1/4 ऑफ द बिल्डिंग, वाह 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 वाह, 1/4 of the building area is used for proprietors accommodation, यानी बिल्डिंग के 1/4 हिस्से में प्रोप्राइटर रहता है। मान लो ये बिल्डिंग है, ये 4 हिस्से हैं, ये हिस्से में उसका घर है, और यहाँ पर उसका ऑफिस 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 या फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। तो 1/4 हिस्सा प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है। तो बिल्डिंग का जितना भी खर्चा होगा, बिल्डिंग का चाहे डेप्रिसिएशन हो, बिल्डिंग का चाहे रिपेयर्स हो, या बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो, प्रोप्राइटर को भी शेयर करना पड़ेगा। हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा वो, यानी बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चों को हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे, 1/4 हो जाएगा ड्राइंग और 3/4 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस तो उतना ही खर्चा उठाएगा जितने का उसने यूज किया। तो अगर 1/4 बिल्डिंग मालिक ने वापरी है तो मालिक को उसका पेमेंट खुद करना चाहिए, मालिक को उसका नुकसान खुद उठाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बिल्डिंग का भी एडजस्टमेंट करेंगे। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, वही कह रहा था मैं आपसे, बिल्डिंग का 10% डिप्रिसिएशन आएगा, 1/4 कैपिटल से माइनस होगा ड्रॉइंग्स के नाम से, और 3/4 P&L में जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। 10% of the net profit is to be transferred to general reserve account, मतलब बोल रहा है कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% जनरल रिजर्व में डाल देना, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट, पैसा बचा के रखना फ्यूचर के लिए। तो ये है मोटा मोटी आपके सामने एक सवाल, जो कि हम अब जो कि अब हम सॉल्व करेंगे। हमने डिस्कस इसको कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, राजा बच्चा, हीरा बच्चा।
तो अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल ऑर्डर में करता हूँ, यानी अगर ये देखो मैं आपको बताऊं तो ये नंबर 1 है तो मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा। इस तरह से ही मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्डिंग दी है 60,000 तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट में और लिखूंगा बिल्डिंग कितनी 60,000 और इसका डिप्रीसिएशन 10% लगाने को बोला है। 6,000 इसमें से माइनस होगा, यहां आएगा 54,000। अब ये जो डिप्रिसिएशन है इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा P&L में। तो देखो मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं समझता हूँ कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट मान लीजिए मैं यहाँ तक खत्म कर दूंगा। मेरी ऐसी आदत है इस तरह से कि 5-6 लाइन में ट्रेडिंग अकाउंट के बच्चों से छुड़वा लेता हूँ और बोलता हूँ कि जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है वहां से P&L शुरू होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, हाँ क्या करूंगा 6,000 का डिप्रिसिएशन है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1/4 प्रोपराइटर के हिस्से का, क्योंकि उसी बिल्डिंग में प्रोपराइटर भी रहता है भैया। तो 1,500 का खर्चा कौन उठाएगा, प्रोपराइटर उठाएगा और 4-500 का खर्चा बिजनेस उठाएगा। तो बिजनेस को जितना उठाना है वो P&L में डेबिट में आ जाएगा बाहर आउटर कॉलम में, और जितना प्रोपराइटर को उठाना है वो यहाँ कैपिटल से माइनस होगा, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अपने भी इकट्ठे करते जाते। 1,500 का तो डिप्रिसिएशन वाला ड्राइंग हो गया है ना, और ड्राइंग्स आएंगे अपन लिखते जाएंगे। चलो अपने सवाल पे चलो। नंबर 2 पे दिया है फैक्ट्री रेंट। अब फैक्ट्री रेंट तो आता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट की परंपरा क्या है, थोड़ा हम तरीके से करें तो ट्रेडिंग अकाउंट को हमेशा ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करना चाहिए अगर हो तो, और फिर लिखना चाहिए परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। क्रेडिट में लिखना चाहिए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और फिर यहाँ लिखना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। और इसके बाद आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे अभी आया हमारे सामने फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री रेंट की जो अमाउंट है वो हम लिख देते हैं 2,000 रुपया। ये लिख दिया बेटा हमने यहाँ पर फैक्ट्री रेंट 2,000 रुपया। फिर आया प्रीपेड सैलरी। अब प्रीपेड सैलरी मेरे प्यारे बच्चों हम कहाँ लिखेंगे, देखो मैं सवाल को दूसरे उसमें भी खोल लेता हूँ ताकि बार बार मुझे स्क्रॉल अप डाउन ना करना पड़े और मैं आपको परेशान ना करूं। नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आएगा। प्रीपेड रेंट 4,000 रुपया। देखिए ना तो मैं यहाँ ऑर्डर ऑफ परमानेंस कर रहा हूँ ना मैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कर रहा हूँ, पहले आपको सवाल समझा रहा हूँ उसके बाद फिर मैं बता दूंगा आपको कैसे होता है वो। फिर आया वेजेस 900 रुपया। चलो प्यारे बच्चों वेजेस को यहाँ पर लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट में 900। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने एडजस्टमेंट सारे पढ़ लिए तो मुझे याद है कौन सी चीज में एडजस्टमेंट है। जैसे डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है, बेड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स है, और 1/4 ऑफ बिल्डिंग इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। तो जहां एडजस्टमेंट नहीं है उनका अमाउंट में सीधा सीधा बाहर लिख सकता हूँ। ऐसे आया कमीशन 1,500, कमीशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो अपन यहाँ पर इसको P&L में टिका देंगे 1,500 रुपया। फिर आया ओपनिंग स्टॉक, वाई आर राजगुरु ओपनिंग स्टॉक आ गया बॉस 10,800, ये लिख दिया मैंने। फिर आया बेटा कैपिटल इन ड्राइंग, कैपिटल है 1,86,800 तो मैं लिख देता हूँ 1,86,800 कैपिटल की, और ड्राइंग का अमाउंट इसने दिया हुआ है 7,500। लेकिन ये अकेला ड्राइंग नहीं है, मैंने आपको भी कहा कि ड्राइंग में बहुत सारी चीजें अपने को काउंट करना पड़ेगी। फिर लिखा है रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं बेटा सेल्स रिटर्न को, तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट इसमें दिया है 4,000 तो वो सेल्स से माइनस होगा। परचेज रिटर्न का अमाउंट दिया है 3,500 तो वो परचेज से माइनस होगा। आगे बढ़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी दी है तो वो जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, प्लांट एंड
मशीनरी। तुम भी क्या कर सकते हो, मेरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सामने रख सकते हो और वीडियो आगे कंटिन्यू देख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये आई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। क्या है इंटरेस्टिंग चीज? अरे भाई, बैंक लोन का इंटरेस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले से मैंने कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 3,000। कैसे? 25,000 का 12%, 3,000 आ गया। लेकिन हमने पे कितना करा है? पे करा है 1,000, आउटस्टैंडिंग हो गया 2,000। तो ये हमने हमारे लॉजिक से कैलकुलेट किया बेटा, कॉमन सेंस से कैलकुलेट किया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हमें किसी ने बोला नहीं था, मगर हमें समझ आ गया कि आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर 2,000 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस कहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों? परचेजेस हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। सेल्स हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। 2,11,350। चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब हम इनके अमाउंट्स को बाहर निकाल देते हैं। जैसे इसका आ गया 126,500, इसका आ गया 207,500, और मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखेंगे। चलो फिर आया सैलरी। सैलरी लिखी जाती है P&L में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू सैलरी। सैलरी का अमाउंट दिया है 9,500। उसके बाद दिया है बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस। चलो तो यहाँ थोड़ा सा आप अलर्ट मोड पर आ जाओ। यहाँ दिया है बिल्डिंग रिपेयर्स एक्सपेंसेस। तो बेटा बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंसेस है 1,000, लेकिन आपको क्या बताया मैंने? 1/4 बिल्डिंग में मालिक रहता है, तो 1/4 में ड्राइंग्स में शिफ्ट करूंगा। पूरा रिपेयर का बिल बिजनेस के नाम नहीं फाड़ेंगे। थोड़ा खर्चा व्यापारी को भी उठाना पड़ेगा। मालिक अगर उस बिल्डिंग में रह रहा है तो रिपेयर का खर्चा उसके भी सिर पे आएगा। देखो ये मैंने ड्राइंग में ऐड कर लिया, जो कैपिटल से माइनस हो जाएगा बेटा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल। तो देखो अकाउंट्स रिसीवेबल तो बन जाएंगे आपके एसेट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल बन जाएंगे आपके एसेट। अकाउंट रिसीवेबल दिए हैं 50,000, मैं अंदर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। हाँ, इसी तरह से बेटा आपको भी याद रखना है, एक बार अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको फिर लर्न हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, बाय हार्ट हो जाना चाहिए कहाँ एडजस्टमेंट है कहाँ नहीं। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में बोला है फर्दर बैड डेट्स, 3,000 का फर्दर बैड डेट्स बोला है मुझे क्वेश्चन में। देखो नीचे एडजस्टमेंट में तो माइनस करना पड़ेगा डेटर से, फिर डेटर बचेंगे 47,000, और इसके ऊपर मुझे PFDD यानी डाउटफुल डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाना है। फ्यूचर में डूबने वाले डेटर्स के नाम का प्रोविजन बनाना है 5%, जो आएगा 2350, यानी 2 लॉस मेरे और बुक करने हैं मेरे को। तो ये बचेगा 44,650, और इन दोनों का मुझे डबल इफेक्ट डालना पड़ेगा। 3,000 जो डूब गए और 2,350 जो फ्यूचर में डूबने की संभावना है, ये दोनों के दोनों मेरे लॉसेस हैं। तो यहाँ इन्होंने डेटर को कम किया, ऊपर में ले जाकर इनको P&L में डेबिट करूंगा। क्या नाम से डेबिट करूंगा? मैं लिखूंगा 2 बैड डेट्स। एक तो वो बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, वो दिया है बेटा 2,500 रुपया। फिर मुझे ट्रायल बैलेंस के बाहर फर्दर बैड डेट्स दिया है 3,000, तो ये दो तो मेरे नुकसान हो ही गए। प्लस PFDD जो फ्यूचर में डूबेगा 2350, ये तीनों को मिला के डूब गए और डूब गए, भविष्य में डूबेंगे। 3 2 5 2 7,850 को हम P&L में डेबिट में डाल देंगे। फिर ये बोल रहे हैं डिस्काउंट।
अब डिस्काउंट के साथ इसने ये नहीं बोला रिसीव्ड है कि अलाउड, लेकिन क्रेडिट में दिया है, तो अपने को अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके लिखना है पीएनएल में क्रेडिट साइड पर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट है प्यारे बच्चों 3000। फिर लिखा है बिल्डिंग मेंटेनेंस, फिर आ गया देखो वही वाला पॉइंट 2 बिल्डिंग मेंटेनेंस। अब बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी वैसे ही आपको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, जैसा कि आपने बाकी डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग रिपेयर्स को बांटा है। 1/4 ड्रॉइंग्स में शिफ्ट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों 2500 रुपया, तो यहां बचेगा 7500, और ये जो 2500 है ड्रॉइंग को बढ़ा देगा, राइट। कैश इन हैंड, वेरी गुड, कैश इन हैंड अपना एसेट होता है, तो अपन लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, और उसके ऑब्लिक में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड, क्योंकि दोनों कॉलम में अमाउंट दिया है। मैंने आपको करेक्शन करके बताया था कि एक है कैश इन हैंड और एक है बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड है 57,650 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 11,200 रुपए का। बैंक डेट्स में ऑलरेडी लिख चुका, बैंक लोन आ जाएगा लाइबिलिटी में, और इसका एडजस्टमेंट भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। एडजस्टमेंट्स पढ़ रहा हूं तो पहला मिल रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। दिया है 48,000 दिया 48,000, जो अपनी कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर है, तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। अब जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज्यादा मार्केट प्राइस है, तो x प्लस 20% ऑफ x इज 48,000, जहां पर x है सीपी और 48,000 है मार्केट प्राइस। अपने को बेटा जो दोनों में काम हो वो लिखना होता है, तो हमने कैलकुलेट किया तो 40,000 आया। 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक हम बुक करेंगे दो जगह पर, कहां कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। फर्दर बेड डेट्स हमने कर लिया, 1/4 ऑफ बिल्डिंग रिपेयर कर लिया, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन हमने कर लिया, डेप्रिसिएशन भी बिल्डिंग पे हमने लगा दिया और उसके दो टुकड़े भी कर दिए। तो हम ऑलमोस्ट एवरीथिंग लिख चुके हैं, अब सिर्फ आखिरी चीज बची है 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा ट्रेडिंग पीएनएल आपके सामने है, एक बार आप इसको देखो देखो हम इसका एनपी निकालते हैं और आगे लास्ट एडजस्टमेंट करके इसको क्लोज करते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं क्रेडिट टोटल लगा रहा हूं, तो जो क्रेडिट टोटल आ रहा है 2,47,500, और डेबिट में कितना है वो सब छोड़ के हम फटाफट कैलकुलेटर का इस्तेमाल, वैसे तो नहीं करना चाहिए स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, मगर कभी कभी समय बचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस में अलाउड है 10,800 है डेबिट पे, 1,26,500 है और 2,900 है। बेटा यहाँ का टोटल है 1,40,200, इसमें से अगर हम 2,47,500 को माइनस करें तो 1,07,300 आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है ना। मेरे पास इसका 1 मिनट सॉल्यूशन भी है, तो मैं उसको भी आपके सामने खोल के रख देता हूं, वहां से भी हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। 350 2 लाख, ठीक है।
देखो कभी कभी चेक कर लेना अच्छा होता है। क्रेडिट पे ये जो लिखा है 2,07,500, ये है असल में 2,07,350। तो प्यारे बच्चों ये टोटल भी हो जाएगा 2,47,350। ठीक है, और ये तो 1,40,200 है ही। तो अब हम जल्दी से 1,40,200 माइनस 2,47,350 करके देखते हैं। तो ये आता है 107,150। अब इस जीपी को यहां मैं ट्रांसफर कर रहा हूं बाय जीपी। यहां से आया और ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। कितना? 1,07,150। इसका सम करोगे तो आएगा क्रेडिट पर 1,10,150 और इधर का सम करोगे तो आएगा, देखो कितना आएगा। पहले दो आइटम मिलाए तो 6,000 हो गए, फिर 12,500 के दो आइटम मिला के और हो गए 12,500, फिर 750 का एक कंपोनेंट है, 7,850 का एक कंपोनेंट है और 7,500 का एक कंपोनेंट है। इतने कंपोनेंट मिला के इधर आया 34,600, राइट। और इधर है 110, 150, 110, 150। तो अब कितना हो गया? माइनस 110, 150। तो एक रफ नेट प्रॉफिट आ रहा है टू नेट प्रॉफिट 75,550। लेकिन उसने क्या बोला है? उसका 10% आपको डालना है जनरल रिजर्व में। तो आप यहां लिखोगे टू जनरल रिजर्व 10%। इसका 10% आएगा 7,555। यानी पहले रफ में नेट प्रॉफिट निकाल लो, फिर आराम से उसका 10% जनरल रिजर्व में डाल दो, और अब बचा हुआ जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 7,550 माइनस 7,555, 6,7,995। ये आ गया मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट प्यारे बच्चों। ये आ गया मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट। कितना? 6,7,995। और इसके बाद में दोनों तरफ की टोटल 1,10,150 लिख सकता हूं, राइट। ये मैंने बाकी का डिलीट कर दिया। ओ भाई तू क्यों जा रहा है भैया? चल, अब ये नेट प्रॉफिट का मैं क्या करूंगा आपको पता ही है। व्हाट डू वी डू विथ नेट प्रॉफिट? कैपिटल में ऐड करते हैं 6,7,995। और जो जनरल रिजर्व बनाया है वो आपको पता है रिटेन्ड अर्निंग है, ओनर्स मनी विद बिजनेस है, तो वो हमारा लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा। जनरल रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड। प्रॉफिट प्रोप्राइटर का है, रख बिजनेस ने लिया, यानी किसी और का पैसा अगर अपनी जेब में हो तो वो लाइबिलिटी कहलाता है। तो ये लाइबिलिटी के तौर पे यहां पर आ गया। और अब हम इस चीज को भी कंक्लूड कर दें। देखो हमारे ड्राइंग्स कितने हो गए बेटा? 15। ध्यान से देखना है, यहाँ पर 1,500 का एक ड्राइंग है, 7,500 का एक और ड्राइंग है, यानी 9,000 के तो ये ड्राइंग हो गए दोनों मिला के, और 250 और 2,500 और है, यानी 2,750 के और ड्राइंग हो गए। यानी हमारा टोटल ड्राइंग हो गया 11,750। ये माइनस हो जाएगा और उसके बाद इसको अपन निकालेंगे यहाँ पर 186,800 माइनस 11,750 प्लस 6,7,995। ये हो जाएगा 243,045। फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द आउटर कॉलम
इसमें हम बाकी की चीजें प्लस कर दें, 2000, 14000, 11200, 25000 और 7555 दिया गया 3,02,800। एक बार हम एसेट साइड का भी टोटल लगा लें, 54,000, 4,000, 1,02,500, 44,650, 57,650 एंड 40,000, 3,02,800। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने पेश किया सबसे पहले एक क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। मैंने उसका पोस्टमार्टम किया, पूरा क्लासिफाई किया, कौन सी चीजें ट्रेडिंग में जाएंगी, क्यों जाएंगी, पीएनएल में जाएंगी, क्यों जाएंगी, बैलेंस शीट में जाएंगी, क्यों जाएंगी, कौन कौन से एडजस्टमेंट है, उनके डबल इफेक्ट क्या आएंगे। फिर मैंने आपको ये पूरा सवाल सॉल्व करके बताया। तो काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन, कीप इट फ्रंट ऑफ यू और सॉल्यूशन देखते जाओ, और एक बार हो सके तो अपने आप से बिना देखे फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और मुझे फीडबैक देना कि हमें कहाँ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हम अकॉर्डिंगली काम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।